हेलो दोस्तों। तो हम आज के वीडियो में ये देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इसके क्या रोल होते हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। निवेश क्या है? निवेश का अर्थ है कि पैसों को कुछ समय के लिए ऐसी जगह लगाना जिससे हमें अपने पैसे ज़्यादा होकर मिले। यही इन्वेस्टमेंट है कि हम पैसों को कहीं पर लगाएं और जब हमें वो मिले तो उनसे जो लगाएं उनसे ज़्यादा मिले। और यह ज़रूरी क्यों होता है? निवेश ज़रूरी क्यों है? इसको हम समझने के लिए कुछ पॉइंट हैं हमारे पास। निवेश करने से आपका धन बढ़ता है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो निवेश कर रहे हैं तो उससे निवेश का मतलब ही ये होता है कि हमारा पैसा रिटर्न जब होता है तो पहले से ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब जो हमारा धन है बढ़ रहा है। लक्ष्य अधिक तेजी से प्राप्त होता है। इसको समझते हैं। हमें कोई टारगेट सेट किया, हमें कार लेनी है, घर लेना है या कोई और भी हमारा लक्ष्य है। हम यदि कुछ कमाई कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा बचाते जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास सेव होता जाता है, एक टाइम हम उसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन यदि उसी पैसे को हम समय पर कहीं इन्वेस्ट करते जाएं तो पैसा हमारा रिटर्न होकर और ज़्यादा मिलेगा। तो हमें जो हमारा टारगेट है, जो हो सकता है 2 साल में मिलने वाला था वो 1.5 साल में मिल जाए, जिसको हम 5 साल में हासिल कर पाते वो 4 साल में हो जाएगा। तो लक्ष्य हमारा तेजी से हासिल होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, मुद्रास्फीति के असर से बचाता है। निवेश हमें इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जो मुद्रास्फीति है इसके असर से हमें यह बचाता है। मुद्रास्फीति क्या होती है इसको मैं समझाता हूँ। जो आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, आज की तारीख में मान लेते हैं हमें वो 100 रुपये का मिल रहा है। यही सामान आप 2 साल बाद या 5 साल बाद खरीदने जाओगे तो क्या आपको 100 रुपये में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मुद्रास्फीति। इसका कारण है मुद्रास्फीति। हमारा मुद्रा का अवमूल्यन होता है, हमारी मुद्रा की प्राइस गिरती है, उससे हम वो उतना सामान नहीं खरीद पाते। इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। एक ग्राफ से हम समझते हैं कि मुद्रास्फीति की रेट क्या चल रही है। जैसे हम देखें 2011 से मैंने एक ग्राफ लिया है। 2011 में हमारे पास मुद्रास्फीति लगभग 9 के आसपास थी, 12 में भी 9 के आसपास थी, ये 11 के आसपास पहुंच गई थी 13 में। तो इस तरह से मुद्रास्फीति कम ज़्यादा होती रहती, पर हम मोटा मोटा देखें तो 5% के आसपास तो अभी भी चल ही रही है। अब 2020 में तो 6 से भी ज़्यादा है, 7 के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि जो सामान हम आज खरीदेंगे, साल भर बाद 100 रुपये का जो आज सामान है, साल भर बाद वो कितने का मिलेगा? 107 रुपये का मिलेगा। यही क्या है? मुद्रास्फीति। इसको और हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल से। अभी आगे बढ़ते हैं। टैक्स भी बचाता है। निवेश से क्या होता है, हमारा कुछ टैक्स बचता है। लाइक हमारे गवर्नमेंट हमारी क्या करती है कि फोर्स करती है हमें कि आप यदि कुछ कमा रहे हो तो उसकी कुछ बचत रखो ताकि आपके इमरजेंसी में काम आए। तो हमें आज की तारीख में 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। उसको हम 80C के बहुत सारे माध्यम होते हैं जिसमें 80C में हमें डिडक्शन मिलता है। लाइक PPF में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ तरह की FD भी होती है उनमें भी डाल सकते हैं। और भी अलग अलग कई सारे तरीके होते हैं, वहाँ पर हम डालते हैं तो टैक्स का हमें 1.5 लाख तक का 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। आप बिना किसी शारीरिक प्रयास के कमाई करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपने कुछ से कहीं जॉब कर रहे हो, वहां से पैसा कमाया, उसमें से कुछ पैसा जो आपने सेव किया, या तो आप उसे घर रख लीजिए या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। घर रखेंगे तो बस हमें अभी हमने बताया मुद्रास्फीति की वजह से वो कम होता जाएगा, पैसा उतना ही रहेगा लेकिन उससे उतना हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। या फिर हम उससे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या हमें रिटर्न मिलता रहेगा। तो बिना प्रयास के वहां से भी हमें एक तरह की इनकम जनरेट हो रही है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं। अभी आप जवान हो, कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपकी एज बढ़ जाएगी, जॉब करने लायक नहीं रहेंगे, शरीर इतना एबल नहीं रहेगा, तो क्या चाहिए हमें? एक एज के बाद हम चाहते हैं कि हमें पैसा मिलता रहे। तो उसमें क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट बड़ी हेल्प करता है। या तो एक पास तरीका है, आप कमा रहे हो उसमें से कुछ सेव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो आपके पास कुछ पैसा रहेगा, रिटायरमेंट में वो भी काम आएगा। लेकिन अभी जो मैंने बताया मुद्रास्फीति वाली बात, आप करते जा रहे हैं, वो पैसा आपके पास उतना ही है, लेकिन यदि इसी को हम इन्वेस्ट कर देते तो हो सकता है रिटायरमेंट तक पैसा आपका 2 गुना 4 गुना हो जाए। तो यदि पैसा ज़्यादा होगा तो रिटायरमेंट में हमें इजीली ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा आराम से रह पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
ये हमने ग्राफ पहले देखा था। चलो एक फनी सा एग्जांपल मैंने लिया है। मेरे पास पैसा है, मैं इसका क्या करूं, कहाँ रखूं ताकि सुरक्षित रहे, बढ़ता रहे, और जब मुझे इसकी जरूरत हो तो मुझे मिल जाए। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमने कहीं से जॉब करके कमाया या कहीं से मेहनत से पैसा अर्न किया है, उसमें से हमने थोड़ा पैसा सेव किया है ताकि फ्यूचर में काम आए। तो अब इसका मैं क्या करूं? हमारे पास क्वेश्चन होता है मैं इसका करना क्या है, क्या घर पे रखूं, कहाँ रखना है इसको? हमें सुरक्षा भी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं हमने पैसा रख लिया और पता लगा कोई उठा के लेके उसको भाग गया, या किसी को दिया वो गायब भी हो गया। और हम चाहते हैं कि वो पैसा, क्योंकि मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की मूल्य घटता रहता है, तो हम चाहेंगे कि पैसा बढ़ता भी रहे, कम से कम मुद्रास्फीति की बराबर तो बढ़े, ताकि जो हम आज जितने में पैसा ले पा रहे हैं कल भी उतना ही ले पाए, और जब मुझे इसकी जरूरत हो तो मिल भी जाए। तो इसके लिए हम पैसा आखिर रखें कहाँ, हमारा सवाल यह है। तो इसके लिए अभी हमने आपको निवेश कहाँ करें और कितना निवेश करें, कहाँ करें और कितना करें, हमारे पास पैसा कितना है, उसका कितना निवेश करना चाहिए, इनके आंसर देने के लिए मैंने ये नेक्स्ट बताया। कहाँ कहाँ हम निवेश कर सकते हैं? बैंक के बचत खाते में, जो सबका मोस्टली होता है, आपके पास पैसा होता है आजकल सभी बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखते हैं। दूसरा, आपके पास एफडी का ऑप्शन होता है, आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, आपको ज़रूरत नहीं होती तो एफडी करा देते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी ले लेते हो, या फिर क्या करते हो ईपीएफ, पीपीएफ, एसएसवाई इनमें जमा कराते हो, या किसी को ब्याज पे पैसा दे देते हैं, बचत योजना में लगा देते हैं, कोई ये अलग अलग स्कीम चलती रहती है, या फिर आप म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो या शेयर मार्केट में लगा देते हो। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें पैसा एक ही जगह लगाना है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन सभी में पैसा लगा सकते हैं और सभी में लगाना भी चाहिए। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं हम बैंक के बचत खाते में। बैंक के बचत खाते में हमें पैसा चाहिए, ये पैसा इसलिए चाहिए कि हमें कुछ करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैसा हमें कहाँ चाहिए? बैंक में चाहिए, ताकि हमें अभी चाहिए अभी वहां से मिल जाएगा। तो ये हमें बचत खाते में ही रखना चाहिए, जो थोड़ा पैसा हमारे जो रेगुलर खर्चे के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एफडी का, बैंक की एफडी। जब हमें पता होता है हमारे पास कुछ सरप्लस मनी है, इसको हम 6 महीने तक, साल भर तक, या 5 साल तक ये हमारे पास काम नहीं आने वाला है, तो हम उसे एफडी करा सकते हैं। या फिर हमारे पास पता है हमारे पास कुछ पैसा है, अब इसे कहाँ निवेश करें, तो उसकी हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यदि हमें निकट भविष्य में उसकी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न आता है, हम प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। या फिर हम ईपीएफ, पीपीएफ और एसएसवाई। ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है उसमें कुछ डिडक्शन होता है, वो सब कराते हैं, उसमें हम कुछ मिनिमम होता है लेकिन उससे ज़्यादा भी हम करा सकते हैं, और ये सब कराते हैं। पीपीएफ, इसमें जो नए एम्प्लॉई हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या फिर कोई भी पर्सन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। इसमें हमें 7.1% का आज की तारीख में ब्याज चल रहा है, इसका कम ज़्यादा होता रहता है, पहले 8% के आसपास था। और एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें हमें पीपीएफ से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 0.5%। इसका आज की तारीख में 7.6% इंटरेस्ट है। ये आप अपनी बेटी के नाम पे पैसा जमा कर सकते हो। इनका कुछ लॉक इन पीरियड होता है पीपीएफ का, जैसे 15 साल होता है। अब इंटरेस्ट, ये ब्याज, में उस ब्याज की बात कर रहा हूँ जो अपने अड़ोस पड़ोस में हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, आप इसे इन्वेस्टमेंट की तरह बिल्कुल भी ना लें। ये, मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता कि आपको किसी को ब्याज पे देना चाहिए, अपना ये इन्वेस्टमेंट या इसको एक बिजनेस की तरह मानना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। लेकिन हाँ, यदि आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसको दे सकते हैं। अब बात करें कि दोस्त पे से भी हमें ब्याज लें क्या, रिश्तेदार से ब्याज लें, इसमें गलत कहाँ है? आपका पैसा यदि दोस्त ने 2 साल या 5 साल के लिए लिया, तो आज आपसे 1 लाख लिया और 5 साल बाद आपको 1 लाख लौटा रहा है, तो आपका देखा जाए तो पैसा पूरा नहीं लौटा रहा है, क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से जो आप आज की तारीख में 1 लाख से जो खरीद सकते थे, 5 साल बाद क्या खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए कुछ मिनिमम इंटरेस्ट आप ले सकते हो जो आपको सूट करता हो, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप इसको
इन्वेस्टमेंट की तरह ना लें, क्योंकि दोस्तों की, रिश्तेदारों की देखो मदद करना आपका फर्ज है और करनी भी चाहिए, आपको भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको अपना बिजनेस माने या फिर इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लें तो ये गलत ही कहूँगा मैं इसको। और आगे आपकी मर्जी है। बचत योजना, बहुत सारी बचत योजना आजकल आती हैं। आपके पास फोन भी आते रहेंगे, पीएनबी मेट लाइफ से आ रहा है, आईसीआईसी वालों का आ रहा है, और पता नहीं किस किस के आते रहते हैं। तो उनमें क्या वो दिखाते हैं आपको 1-1 लाख रुपए आप जमा कराते रहिए, 12 साल जमा कराएंगे, 13वें साल आपको 25 लाख मिलेंगे, या फिर आपको हर महीने फिर 60-60 हज़ार तक मिलते रहेंगे, इतने साल तक मिलेंगे, फिर 25 साल बाद आपको इतने मिलेंगे, या अलग अलग तरह की हजारों स्कीम होती हैं। और इसमें आपको 9% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा। मेरी पर्सनली सलाह आपसे यही है, जब आप इसकी मैथमेटिक कैलकुलेशन करने जाते हैं तो ये जितना बताते हैं उतना रिटर्न मिलता नहीं। ये रिटर्न लमसम में बता देते हैं, जबकि इसमें बहुत सारे आपके जीएसटी है उसे अकाउंट नहीं करते हैं, और एग्जैक्टली रिटर्न है उसे भी ठीक से कैलकुलेट करके नहीं देते हैं। तो इनमें आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, मेरा मानना तो ये। इसमें आपको कहते हैं कि लाइफ कवर है, हाँ लाइफ कवर आपको लेना चाहिए, इसको अलग से आप ले लीजिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट में मिल जाता है। लेकिन आपको जब रिटर्न चाहिए जहाँ पर, तो रिटर्न के लिए तो और भी आपके पास बहुत सारा है। आप पीपीएफ में जमा कराओ, क्योंकि यहाँ भी आपका लॉक इन होता है। आपने 12 साल के लिए जमा कराए थे, 12 साल तो लॉक हो गया। अब बीच में नहीं नहीं जमा कराओगे तो इनकी पेनल्टी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो ये मैं तो ये कहूँगा इस तरह की स्कीमों में आप ना ही जाएं। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये आपका पैसा होता है, शेयर मार्केट में ही लगाया जाता है। लेकिन इसे आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना लगा के, कोई कंपनी आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका पैसा मैनेज कर रहा होता है, वो आपको उसके एवज में कुछ फीस लेता है और आपका पैसा ग्रो होता है। इसके बाद आता है शेयर मार्केट। यदि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप सीधा शेयर मार्केट में आप खुद भी लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में बस इतना सा अंतर है, यदि आपको नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जो बीच का पैसा है वो इतना नहीं दे पाते। हालांकि इसमें भी ब्रोकर वगैरह की फी होती है, लेकिन ये बहुत कम होती है बजाय म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन इसमें यदि आपकी नॉलेज नहीं है तो ये बड़ा ही रिस्क वाला काम है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये जुआ है, लेकिन हाँ रिस्क का काम है। यदि आप बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में घुसेंगे तो जो वहाँ पर और लोग हैं जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वो आपका पैसा छीन के ले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब मार्केट ऊपर गया, कब नीचे गया, क्या हुआ। तो यदि आपको नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट में बिल्कुल भी ना जाएं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब इनके ब्याज या रिटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक की बात करें, बैंक में जो हमें रिटर्न मिलता है आज की तारीख में 2.5 से 3% बचत खाते में, इतना ही रिटर्न है। और हमारी इन्फ्लेशन रेट देखिए हमने कितनी है, 5-6% है। इसका मतलब आप घर पे पैसा रख रहे हो तो भी आपका गिर रहा है, बैंक में रख रहे हो तो भी गिर रहा है, थोड़ा कम गिर रहा है लेकिन गिर रहा है। एफडी का रिटर्न है हमारा 5 से 6% आज की तारीख में। तो ठीक है, हाँ एफडी कराते हैं तो हम अब कह सकते हैं हमारा पैसा बढ़ भी नहीं रहा है और गिर भी नहीं रहा है, क्योंकि इतना ही हमारा इन्फ्लेशन रेट है और इतनी ही हमारी एफडी पे इंटरेस्ट है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का हम ये मान के चलते हैं कि रिटर्न लगभग 10%, 9% इतना मिल जाता है। लेकिन आप सोचो कि हमने आज इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में और 1 साल बाद इसे हम बेच के रिटर्न मिल जाएगा, नहीं नहीं। आप प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कम से कम ये सोच के चलिए हम 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी प्रॉपर्टी रिटर्न बना के देती है। ईपीएफ, ईपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें भी अच्छा रिटर्न है, पर हर कोई इसमें कर नहीं सकता है। पीपीएफ इसका मैंने बताया 7.1 है, इसमें 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, उतना ही आप इन्वेस्ट करते हैं। सेम सुकन्या वाला है इसमें भी, और जब हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो 80सी का जो डिडक्शन भी मिलता है, मतलब टैक्स में रिलायबिलिटी। ब्याज पे मैंने बताया था आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दे सकते हो ज़रूरत पर, लेकिन आप इसे अपना इन्वेस्टमेंट की तरह या बिजनेस की तरह ना लें। बचत योजना, मैं तो कहूँगा इनसे दूर ही रहो। केवल आपका लाइफ कवर आप ले सकते हैं, मेडिकल वाला भी अलग से आप करा सकते हो, लेकिन अब बचत योजना में जाके और इनके झांसे में ना ही फंसें तो ज़्यादा बेटर है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। इसमें हमें रिटर्न अप्रॉक्सीमेट 12% मिल जाता है। हालांकि ये पूरी तरह शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट होता है, तो कोई फिक्स इसका रिटर्न नहीं है, ज़्यादा भी मिलता है कम भी मिलता है, पर
आज की तारीख में एवरेज हम 12% के अप्रोक्सीमेट इसे ले सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि रिटर्न की बात करें तो 100% भी मिलता है और बिल्कुल घाटे में भी जाते हैं। पर हम जब एवरेज इसमें भी मान के चलते हैं तो लगभग 15-16% रिटर्न आराम से मिल जाता है। यदि पिछले एक साल की बात करें तो लोगों ने इजीली 50-50% रिटर्न भी लिया है। हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल से हम और स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो ये एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि किस से कितना परसेंट इंटरेस्ट लेने पर हमारा कितना फाइनली बन जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना बन रहा है। एक साल का हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर हमने 10 साल का लिया है, तो यदि हमारे पास 6-6 लाख रुपए बचा रहे थे तो देखो कितना अमाउंट बन रहा है यहाँ पर। तो लेकिन इसमें को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसके ही बाद आप नया वीडियो बना रहा हूँ, उसकी आप लिंक आपको नीचे कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।